स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो पिछली क्लास में हमने क्वांटिटेटिव मेजर में डिमांड साइड पूरी पढ़ ली थी, है ना, जिसमें हमने मैनेजरियल जजमेंट पढ़ लिया था, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड मैथमेटिकल टूल्स सारे इसमें कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इस क्लास में अपन उसकी सप्लाई साइड पढ़ेंगे कि कितनी सप्लाई है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में, साथ में उसके तरीके देखेंगे कि हम उनको इन नंबर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले अपना फोरकास्टिंग मैन पावर सप्लाई। तो फिर सप्लाई हमें पता लगानी है कि कितनी अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सप्लाई है। साथ ही में अपने को ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आउटसाइड में कितनी सप्लाई है। ठीक है, एक तो इनसाइड एंड आउटसाइड हम दोनों जगह फोरकास्ट करते हैं कि कितनी मैन पावर सप्लाई है। साथ ही में हम अभी देखते हैं कि अभी अवेलेबल करंट में कितनी सप्लाई है मैन पावर की और फ्यूचर में कितनी सप्लाई होगी। ठीक है, तो आपको इसमें 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली कि अभी करंट कितनी सप्लाई है, दूसरी फ्यूचर में कितनी सप्लाई होगी, तीसरी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन कितनी सप्लाई है और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कितनी सप्लाई है। तो ये 4 की टर्म्स है, 4 पॉइंट्स है जो जब भी आप लिखोगे फॉरकास्टिंग मैन पावर सप्लाई तो ये मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 2 फैक्टर आते हैं, एक तो इंटरनल सप्लाई और एक्सटर्नल सप्लाई। तो इंटरनल सप्लाई का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल सप्लाई यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कितनी मैन पावर सप्लाई है। तो अपन ये देखते हैं कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनल सप्लाई, जैसे अब इंटरनल सप्लाई कैसे चेंज होगी या फिर किस फैक्टर से पता चलेगा। तो सबसे पहले पता चलेगा प्रमोशन से। अगर किसी डिपार्टमेंट ए के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं पर पास्ट रिकॉर्ड से हमें पता चल रहा है कि भाई 5 एम्प्लॉयज़ हमेशा प्रमोट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये प्रमोशन क्या करता है, इंटरनल सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे रिटायरमेंट भी करता है, ट्रांसफ़र भी करता है, टर्नओवर भी करता है कि कितने एम्प्लॉयज़ जनरली छोड़ के जाते हैं, ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट और सक्सेशन प्लानिंग। तो ये सारे क्या किसको इफ़ेक्ट करते हैं, इंटरनल सप्लाई को, ये चेंज करता है। तो इसकी वजह से अपने को इंटरनल सप्लाई रेगुलरली मॉनिटर करनी पड़ती है कि कितनी एम्प्लॉयज़ है अभी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एक्सटर्नल सप्लाई को कौन इन्फ्लुएंस करता है, डेमोग्राफिक ट्रेंड। अगर एज पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन की एवरेज जो एज है वो कम है, यंग पॉपुलेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसे यंग पॉपुलेशन एम्प्लॉय करने का मौका मिल जाएगा। अभी जैसे यूरोप है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है एवरेज, उनकी जो एवरेज एज है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इसीलिए वहाँ पे यंग लोगों को हायर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, जेंडर पार्टिसिपेशन है, एजुकेशन लेवल है। फिर लेबर मार्केट की क्या कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कंपटीशन क्या चल रहा है, टैलेंट की शॉर्टेज है और टैलेंट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, उसकी क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स कितनी है। अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो वैसे ही ईजी हो जाएगा मैन पावर सप्लाई। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो HRM मैनेजर्स होते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी सप्लाई को इंश्योर कराने में, क्योंकि उनको पता है कि इस कंट्री के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं वो जनरली स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो आगे जाके भी हमको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है कि अगर रिसेशन आ रहा है कंट्री के अंदर या बूम पीरियड चल रहा है, तो बूम पीरियड के अंदर क्या होता है कि कंपनी एक्सपैंड करती है, कंपनी डाइवर्सिफिकेशन का प्लान करती है, तो उसमें उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, बूम रिसेशन में ऑपोजिट होता है, कंपनी डिक्लाइनिंग की तरफ जाती है, तो इससे भी पता चल जाता है कि उनको कितनी बाद में सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी या फिर अभी कितनी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जैसे इमिग्रेशन रूल्स हो गया, लेबर लॉज हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हो गए। अब जैसे कई स्टेट्स में अपन देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो प्राइवेट कंपनीज़ में रिजर्वेशन लगा दे या फिर अपने डोमेस्टिक रेसिडेंट जो है उसको एक क्राइटेरिया बना दे रिजर्वेशन के लिए। तो ये ट्राई करती है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे जो कंपनीज़ है वो उसकी पॉलिसीज़ चेंज होती है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा गवर्नमेंट ने कर दिया तो फिर गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना पड़ेगा, तो उसकी सप्लाई थोड़ी इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इसके मॉडल्स कि कैसे मैन पावर सप्लाई इफेक्ट, मतलब क्या क्या तरीके हैं,
तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम मैन पावर सप्लाई को काउंट कर सकते हैं, है ना, इन नंबर्स अपन निकाल सकते हैं। तो पहला है मार्कोव एनालिसिस। मार्कोव एनालिसिस क्या बोलता है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है कि कितने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे, कितने वहाँ प्रमोट हो जाएंगे और वहाँ कितने प्रमोट होकर आएंगे, ठीक है, कितने लोग निकल जाएंगे, कितने लोग रिटायर होंगे। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता है किसके बेसिस पे, पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे। और फिर वो देखता है कि फाइनली इस डिपार्टमेंट में एट द एंड ऑफ द ईयर कितने लोगों की सप्लाई होगी। तो दिस इज़ मार्कोव एनालिसिस। तो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी निकालता है, ठीक है। यूज टू फोरकास्ट द इंटरनल मेजर मैन पावर सप्लाई। ये एक्सटर्नल के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ इंटरनल के बारे में बात करता है। इसीलिए हम क्या इसमें फैक्टर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, टर्नओवर हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया, जो अपन ने भी पिछली बार पढ़े थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। इट एग्जामिन्स हाउ एम्प्लॉयज़ मूव बिटवीन जॉब लेवल्स ओवर टाइम, ठीक है। क्रिएट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स शोइंग हाउ एम्प्लॉय शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, प्रमोट हो जाता है, स्टे इन द सेम जॉब और एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल देखो, ग्रेड ए में अगर अपने को डेटा इकट्ठा करना है तो अपन पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से ये हमेशा देखते हैं कि 75% लोग तो ग्रेड ए के अंदर रहते हैं हर साल, 15% लोगों को हम प्रमोट कर देते हैं और 10% लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन मैन पावर सप्लाई को एस्टिमेट कर सकते हैं कि जैसे अब इसमें दिखा रखा है, अगर 200 एम्प्लॉयज़ ग्रेड ए में हैं तो 150 तो रहेंगे, 30 प्रमोट हो जाएंगे और 20 एग्जिट कर देंगे। तो अभी हमारे पास पता चल गया इतनी हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। तो अपन ने सप्लाई को एस्टिमेट कर लिया पहले से ही। तो दिस इज़ वन ऑफ द टूल कि हम कैसे मैन पावर सप्लाई को एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं सिमुलेशन मॉडल। ये मॉडल वर्चुअल सिनेरियो बताता है, ये बताता है व्हाट इफ़ सिनेरियो, ये की वर्ड है इसका, व्हाट इफ़ सिनेरियो बताता है कौन, सिमुलेशन मेथड्स। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये रूल लॉ लेकर आ गया, तो अगर हमारी कंपनी में टर्नओवर इंक्रीज़ हो गया, अगर सपोज़ हमने वेजेस इंक्रीज़ कर दिया, टर्नओवर नहीं हुआ, अगर प्रमोशन ज़्यादा हो गए या फिर कम हो गए, तो फिर हमारी सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या बताता है, ये कौन बताता है, सिमुलेशन मेथड बताता है, ठीक है। सिमुलेशन मेथड क्रिएट वर्चुअल सिनेरियोज टू स्टडी हाउ वर्कफोर्स सप्लाई चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो कैसे चेंज होता है, जैसे कि व्हाट इफ़ द टर्नओवर इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इफ़ द प्रमोशन रेट्स स्लो डाउन, तो क्या होगा, टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा कि फिर वहीं पे जो सप्लाई है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी पास्ट ईयर के कंपेयर में, ठीक है। व्हाट इफ़ द टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस मैन पावर नीड्स, अगर ऑटोमेशन आ गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की डिमांड वो कम हो जाती है, तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी हमारे पास ज़्यादा है तो फिर अपने को प्लान करना पड़ेगा कि हमें अपनी सप्लाई है वो कम करनी पड़ेगी, कैसे कम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ कर दी 58 to 60, उसके बाद क्या रहेगा कि जो इंटरनल सप्लाई ऑफ सीनियर टेक्नीशियन विल इंक्रीज़ बाय 40 एम्प्लॉयज़। समझ में आ गया। तो ऐसे हम क्या पता लगाते हैं, सप्लाई कितनी है, किस काम में आता है, वर्कफोर्स प्लानिंग के बारे में, कि अभी हमको कितनी, फिर हम इससे पता लगाएंगे अब हमको डिमांड इतनी है, फिर आगे के प्रोसीजर करेंगे, जैसे कि रिक्रूट करना, हायरिंग करना। इट इज़ यूज़फुल इन कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। हम हमेशा व्हाट इफ़ सिनेरियो पे चलते हैं, इसका मतलब हम इन्वायरमेंट को बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से हम कंसीडर करते हैं, हम लीगल आस्पेक्ट भी, हम इन्वायरमेंट आस्पेक्ट भी। तो जो पेस्टल है हम उस सब को लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हम क्या है, कंसीडर करते हैं। अलाउ मैनेजमेंट टू सी कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर टेकिंग डिसीजंस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया सिमुलेशन मेथड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रिन्यूएबल और रिप्लेसमेंट एनालिसिस। ये एनालिसिस बताता है कि कितने कंपनी में लोग रिप्लेसमेंट होगा, कितने लोगों का रिप्लेसमेंट करना होगा हमें आगे जाके, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट नीड्स बताते हैं, जितना ज़्यादा रिप्लेसमेंट होगा
उतने कम मैन पावर सप्लाई होगी उस डिपार्टमेंट में, तो फिर हमको क्या और ज़्यादा डिमांड करनी पड़ेगी, और ज़्यादा लोग इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनालिसिस प्रिडिक्ट द रिप्लेसमेंट नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू नेचुरल एम्प्लॉय आउटफ्लो, जैसे एज स्ट्रक्चर। अगर जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको पता है कि अब जो है एम्प्लॉयज़ 58 या 60 ईयर्स तक आ गए हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को अब ये अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो फिर मुझे उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ 25% ऑफ द स्किल टेक्नीशियन आर एज्ड 50 to 60 एंड द रिटायरमेंट एज इज 60, तो मुझे 25 लोगों के लिए मैन पावर सप्लाई की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लोग क्या होंगे, रिप्लेस्ड होंगे अब, ठीक है। तो इफेक्टिव फॉर रिटायरमेंट हैवी डिपार्टमेंट्स, हेल्प प्लान ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या रिटायरमेंट तक रहते हैं, लेकिन जैसे और जैसे आईटी सेक्टर की बात करें जो बहुत डायनामिक सेक्टर्स होते हैं, वहाँ लोग स्विचिंग में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो ये जो किसके लिए था, ये जो मेथड था अपन ने पढ़ा था रिन्यूएबल रिप्लेसमेंट मेथड, ये किसके लिए था, ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदा करता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है या फिर पुरानी कंपनीज़ हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन गोल प्रोग्रामिंग के ऊपर। गोल प्रोग्रामिंग मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि कंपनी के अंदर मल्टीपल गोल्स होते हैं, तो कंपनी कैसे उन मल्टीपल गोल्स को अचीव करेगी साइमल्टेनियसली विद द मिनिमम कॉस्ट, यानी उसको ऑप्टिमाइज़ करेगी सारे की सारे अपने जो गोल्स होते हैं उनको, ठीक है। और उसके बाद ऐसा करने के बाद उसको जितने मैन पावर सप्लाई चाहिए वो हम काउंट करेंगे कि इतने मिनिमम मैन पावर सप्लाई हमें चाहिए ताकि हमारे सारे के सारे गोल्स है वो साइमल्टेनियसली अचीव हो जाए विथ आवर मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमको लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज एम्प्लॉय करना है, मिनिमम नंबर, ठीक है, जो कि हमारी सैलरी कॉस्ट जो डिक्रीज़ हो, साथ ही में बेटर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट भी इंश्योर करें। ऐसा अगर हमने फॉर एग्जांपल ज़्यादा डॉक्टर्स रख लिए तो फिर हमारे पेशेंट्स का तो बेटर ट्रीटमेंट होगा, सबको अपना इंडिविजुअल ध्यान मिल जाएगा, लेकिन कंपनी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब कंपनी अपने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे जो गोल्स हैं, उनको साथ में अचीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए हमको बैलेंस करना पड़ता है कॉन्फ्लिक्टिंग एचआर गोल्स को, ताकि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो कम रहे, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ हो, ऐसा अंडर स्टाफिंग या ओवर स्टाफिंग जैसी प्रॉब्लम ना आए, साथ में एंश्योर डाइवर्सिटी टारगेट, जो मल्टीपल टारगेट्स मल्टीपल गोल्स हैं वो अचीव हो जाए, और मीटिंग प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स। तो कहीं भी कंपनी लैग ना करे और साथ में उसके सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए विथ मिनिमम कॉस्ट। तो इतनी मिनिमम मैन पावर सप्लाई कंपनी को निकालनी पड़ेगी। तो ये इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ मेथड फॉर फोरकास्टिंग मैन पावर सप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। यानी कि प्लानिंग वेरी करती रहती है एज पर द डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस होटल इंडस्ट्री है या फिर एयरलाइन इंडस्ट्री है, तो उसमें हम प्लानिंग क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि जितने ज़्यादा यंग लोग हो, जितनी ज़्यादा एक्टिव कम्युनिकेशन हो, हम उसको ज़्यादा वेटेज देंगे, हम उन लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे। जबकि अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो हम क्या डिमांड करेंगे कि जितनी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स हो या फिर जितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो या फिर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, हम उन लोगों को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो जो प्लानिंग है लोगों की वो कितनी डिफ़र कर गई, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या अफेक्ट करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। फिर आता है एज ऑफ द कंपनी। जितनी पुरानी कंपनी होगी वो कितना वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी रिजिड होगा, उसकी प्लानिंग रिजिड होगी। वो क्या प्लान करेगी, वो रिटायरमेंट प्लानिंग करेगी, ठीक है। जबकि जितनी यंग कंपनी होगी वो उतना ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, ठीक है। जैसे कि स्टार्टअप हायर एग्रेसिवली वाइल अ 50-year-old कंपनी प्लान्स फॉर दैट्स रिटायरमेंट। तो इन दोनों की प्लानिंग में डिफरेंस आ गया कि कौन, तो एज एक ऐसा फैक्टर हो गया जिसकी वजह से जैसे प्लानिंग वेरी कर रही है। एक तो प्लान कर रहा है एक्टिव रिक्रूटमेंट के अंदर या फिर ट्रेनिंग के अंदर, और दूसरा किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, रिटायरमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर है टाइम होराइजन।
शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं तो हम जैसे सीजनल जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके लिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो लेबर की डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो एक तो हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करें, एक फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें। जैसे मैन पावर सप्लाई फॉर 5 ईयर एक्सपेंशन, तो इसमें हम सक्सेशन प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर आता है जॉब रिक्वायरमेंट्स। अब जिस हिसाब से जॉब रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से प्लानिंग वेरी करती है। ठीक है, अब जैसे कि वही होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। होटल इंडस्ट्री में हमें वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, जो अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर पाए, जबकि आईटी सेक्टर में अपने टेक्निकल वाले बंदे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फिर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाली जो स्ट्रैटेजी होती है, हमें जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है उसके अलाइन रखनी पड़ती है। अब बिज़नेस स्ट्रैटेजी वेरी करती है हर इंडस्ट्री के हिसाब से। जैसे कि आपने एक ब्रांड सुना होगा फॉरेस्ट एसेंशियल करके। ठीक है, उस ब्रांड का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करें। हमको इतना मार्केट एक्सपेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट का भी लग्जूरियस प्रोडक्ट बनाना है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जैसे लक्स हो गया या फिर ये सोप हो गए, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमको मार्केट पेनिट्रेशन करना है जितना ज़्यादा हो सके। तो इन दोनों के जब ऑब्जेक्टिव अलग अलग है तो उसके हिसाब से उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। फिर है वर्कफोर्स का स्किल लेवल। अगर स्किल्स, जैसे हमको स्किल्स क्या है, अगर वर्कफोर्स का स्किल कम है तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी वो ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करेगी। और अगर स्किल्स ज़्यादा अच्छी है ऑलरेडी तो फिर हमारी किस पे फोकस करेगी, प्रमोशन के ऊपर या सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर हमारी जो प्लानिंग है वो वेरी करेगी या वो ज़्यादा एम्फेसिस करेगी। फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंज। अगर ऑटोमेशन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हम किस पे फोकस करेंगे कि भाई हम एम्प्लॉयज़ को अब रिटायर कर दें या कम एम्प्लॉयज़ ही रखें। ठीक है, लेबर मार्केट कंडीशंस, कि लेबर में मार्केट की क्या है, मतलब मार्केट में लेबर की क्या पोजीशन है आज। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट है या एक्सटर्नल लेबर मार्केट है, तो अपन उसको देख के अपनी प्लानिंग चेंज करते हैं। जैसे शॉर्टेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट फोर्सेस कंपनी टू ऑफर हायर सैलरीज। ठीक है, फिर है एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिटायरमेंट। अब जितना ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर होगा उस हिसाब से प्लानिंग वेरी करेगी। जैसे कि आईटी सेक्टर, अपन ने इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर पढ़ा था कि जो आईटी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा लेबर टर्नओवर होता है। मोर देन 25% लेबर टर्नओवर आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है। इसका मतलब कंपनी को फिर जो आईटी सेक्टर होगी उसको अपने रिटायरमेंट पे, एक्टिव ट्रेनिंग पे, रिक्रूटमेंट पे, हायरिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें जो टर्नओवर है वो बहुत कम होता है तो फिर उसका फोकस किस पे होगा, रिटायरमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, फिर आता है लीगल रेगुलेशन, यानी कि जैसे गवर्नमेंट के लेबर लॉज क्या है उस पर भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो लेबर लॉज है थोड़े लिबरल है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन नेशन, तो कंपनी को अपनी जो प्लानिंग है वो वेरी करनी पड़ेगी इन इंडिया एंड इन यूरोप। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर बूम है तो वो हायरिंग इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि बूम पीरियड में जो कंपनी है वो एक्सपेंशन की तरफ जाती है, वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाती है, जबकि रिसेशन में उसका डिक्लाइन होता है तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो रिसेशन में उसकी जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है, ले ऑफ करना। अब जैसे TCS कंपनी है वो 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। ठीक है, गूगल है वो ले ऑफ कर रही है। तो क्या है ये, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जैसे मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग क्रिएट्स न्यू HR नीड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया पास्ट में, तो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी 8 to 9 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जॉब एनालिसिस के बारे में। तो जॉब एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और UPSC इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है पास्ट में। तो जॉब एनालिसिस को ऐसा समझो कि इट इज़ अ हार्ट ऑफ दिस चैप्टर या फिर पूरी HRM का। तो जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिल दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस होता क्या है, इसका मतलब होता है हम जॉब को पूरी तरीके से एनालाइज करें, पूरी तरीके से उसको समझे, पूरी तरीके से मतलब अंडरस्टैंड करें कि खोद के देख ले कि क्या होता है।
उस जॉब को, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस में 2 पार्ट होते हैं। एक तो हम ये देखें कि भाई उस जॉब को करने के लिए मुझे क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके उस जॉब में क्या क्या टास्क इन्वॉल्व है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अगर मैं ये जॉब ले लूँगी, या फिर मुझे इससे क्या अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। उसमें मुझे क्या टाइटल मिलेगा, पोस्ट का क्या टाइटल मिलेगा। इसका मतलब जॉब एनालिसिस में मुझे ये देखना होता है कि इस जॉब में मैं क्या करूँ और मुझे इसमें जॉब से क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट होता है कि इस जॉब करने के लिए मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मेरे अंदर क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या मेरी डिग्री होनी चाहिए, क्या मेरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्या ट्रेड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बताता है, स्पेसिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब जो डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या करता है, अपने जॉब को डिस्क्राइब करता है कि भाई इस जॉब में ये टास्क है, इस जॉब में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अथॉरिटी है, ये टास्क है, ये फिर ये ड्यूटीज़ है और इसकी क्या टाइटल है। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। एक हो गया हम जॉब को एक एम्प्लॉई की नज़र से देखें कि इस जॉब को करने के लिए मुझको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेरे में क्या ट्रेड्स होने चाहिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर हम ये चीज़ 2 निकाल लेते हैं तो फिर हमको जॉब एनालिसिस हम कर पाएंगे, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस इज सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड फॉर्मल प्रोसेस। ये सिस्टमैटिक होता है, ये साइंटिफिक होता है, इसमें ना कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं चलती। ये आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, इंटरव्यू करते हो, मतलब थ्रू वेरियस मेथड्स आप निकालते हो कि भाई इसमें क्या टास्क इन्वॉल्व है, ठीक है। of collecting, studying and recording information about the job such as duties, responsibility, required skill, working conditions and performance standards. So job analysis tells what a job involves and what kind of person is required to perform it. ये क्या हो गया, job description, and what kind of person is required यानी job specification. I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार ये अपन इमेज देख लेते हैं। जैसे जॉब एनालिसिस में एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, एक जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दिखाता है, टाइटल दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ड्यूटीज़ दिखाता है, ये दिखाता है कि आपको कौन सी मशीन पे आपको काम करना है, ठीक है। जैसे मशीन का मतलब है क्या कि कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टूल है, तो आपको इससे अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। ऐसा हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि ड्यूटीज़ या टास्क में आपको सिर्फ फिजिकल वर्क हो, आपको सॉफ्टवेयर पे भी तो काम करना आना चाहिए। जैसे फाइनेंस का एक सॉफ्टवेयर होता है सैप करके, तो आपको वो चलाना आना चाहिए। तो इस ड्यूटी के अंदर सैप इन्वॉल्व है, ठीक है। वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, एनवायरनमेंट मतलब कि फ़िज़िकल काम है, फ़िज़िकल फील्ड में जाके काम है, या फिर आपका ऑफिशियल वर्क है। तो ये सारी चीज़ कौन डिस्क्राइब करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या डिस्क्राइब करता है कि इस काम को करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, क्या इमोशनल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात समझो जो मैं बोल रही हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन तो क्या कर रहा है कि जॉब को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन जब मैं बोल रही हूँ कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि ये चीज़ क्या कर रही है, जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब को प्रिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो एक हो गया डिस्क्राइब करना, और स्पेसिफिकेशन क्या कर रही है, प्रिस्क्राइब कर रही है कि ये होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके जॉब एनालिसिस के फीचर क्या है। सबसे पहले तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये साइंटिफिक है और फॉर्मल है। ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कीवर्ड्स है साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और फॉर्मल। इट आइडेंटिफाइज जॉब ड्यूटी, इट प्रोवाइड्स जॉब डेटा फॉर HR डिसीजन। अगर मैं आज जॉब एनालिसिस ही ना करूं तो मैं किस बेसिस पे लोगों को एम्प्लॉय या हायर करूंगी। मेरे पास अगर जॉब डेटा है तभी तो मेरे पास होगा कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए
आपको इस पोस्ट के लिए हायर किया जाता है, आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी तो ये पूरा बेस बनता है रिक्रूटमेंट के लिए। अगर मैं डायरेक्ट जाके HR में बैठ जाऊँ और बोल दूँ कि आप तो आ जाओ कल से, आपको जो पोस्ट पसंद है आप वो ले लो, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब भी कंपनीज हायर करती है किसी को भी, जब वो बैठती है हायर करने, तो वो अपना होमवर्क करके आती है इन द फॉर्म ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ जॉब डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम जॉब को पूरा समझ के फिर उसका कॉम्पनसेशन डिसाइड करें कि भाई इस जॉब की इतनी वर्थ है। तो जब हम इस वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि भाई जॉब में क्या क्या काम है। जितनी ज़्यादा उसकी ड्यूटीज़ होगी, जितनी डाइवर्स ड्यूटी होगी, जितनी ज़्यादा उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जॉब इवैल्यूएशन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जॉब इवैल्यूएशन अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये किसका, तो इसका बेस कौन बनाता है? जॉब एनालिसिस का बेस बनाता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि साइंटिफिक प्रोसेस है। और ये कॉन्टीन्यूअस यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये जॉब एनालिसिस करके छोड़ दिया। विथ टाइम आपको इसको कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर थोड़ा सोचो, जैसे अपन ने HRM का चेंजिंग स्कोप पढ़े थे कि पहले जो HR मैनेजर होता था उसका क्या काम होता था? हायरिंग एंड फायरिंग। लेकिन बाद में उसके अपन ने डाइवर्सिटी ऑफ टास्क पढ़े थे, जैसे उसको ट्रेनिंग देना है, उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उसको उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करना है, उनको कॉम्पनसेशन भी उनका डिसाइड करना है। तो जब उसका चेंजिंग स्कोप हुआ तो इसका मतलब हमको उसकी जॉब एनालिसिस भी चेंज करना पड़ेगा कि भाई HR मैनेजर का सिर्फ हायरिंग फायरिंग काम नहीं है, ये भी सारा काम है। तो इस चीज़ के लिए हमको जॉब एनालिसिस टाइम टू टाइम विथ डायनामिक इन्वायरमेंट अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है अंडर जॉब एनालिसिस। जैसे कि जॉब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन हमें निकालना पड़ता है, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, कि या फिर सिर्फ ऑफिशियल वर्क है, या फिर हज़ार्ड उसमें क्या है, सेफ्टी हज़ार्ड, अगर आप जैसे बहुत मशीन्स के बिल्कुल सामने काम कर रहे हो या फिर माइंस में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर वर्किंग आवर्स कितने होंगे, लोकेशन क्या होगी, कहाँ आप काम कर रहे हो। फिर है टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट, जैसे कंप्यूटर मशीन, सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे SAP मैंने बताया था। फिर है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से चाहिए, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट हो गया। तो इस काम करने के लिए आप में क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, मेंटल से लेके, फिजिकल से लेके, इमोशनल से लेके, सारे ट्रेड आप स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव। अब जॉब एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? बहुत इजी। सबसे पहला तो ये बेस बनाता है रिक्रूटमेंट हायरिंग के लिए। पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका बेस बनाता है, जो कि खुद जो पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेस बनाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ बेस फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये अपनी जॉब को क्लियरली डिफाइन करता है, क्लियरली स्टेट करता है। तो जब आपकी जॉब ऑलरेडी क्लियरली स्टेटेड होगी तो क्या होगा? इंटरफेरेंस कभी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, ठीक है, कि ये मेरी जॉब है, ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन है, नहीं ये तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन है, ऐसा कभी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे जब आप जॉब्स को क्लियरली स्टेट कर दोगे। फिर है रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन को लगता है कि हाँ इस बंदे में पोटेंशियल है लेकिन ये अपना काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस लेवल पे वो एम्प्लॉय है लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस लेवल पे आए, तो जो ट्रेनिंग गैप है वो हम फुलफ़िल करेंगे। लेकिन हमें ये स्टैंडर्ड जो हमारी ड्यूटी है इसको पता लगाने के लिए हमें जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। टू सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टू इवैल्यूएट कॉम्पनसेशन और जॉब इवैल्यूएशन, करियर पाथ के लिए, लीगल कंप्लायंस के लिए, जॉब डिज़ाइन और सेटिस्फैक्शन। तो समझ में आया कि जॉब एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या काम करता है, क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस समझते हैं, कैसे करेंगे अब जॉब एनालिसिस में। सबसे पहले तो अपने को पर्पस या ऑब्जेक्टिव पता लगाने पड़ेगा कि हम जॉब एनालिसिस कर क्यों रहे हैं। हम हायरिंग के लिए कर रहे हैं, हम या ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, या फिर हम जॉब का इवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं। फिर हमें उस जॉब को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका हमें एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद हमें उसका डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बेसिस पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन बना देंगे, और फिर हम उसको पीरियोडिकली रिव्यू और अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर है मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। किस किस मेथड से पता चलेगा
किस किस मेथड से हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि अगर मैं सामने वाला कोई काम कर रहा है तो मैं उसको देख के ही पता लगा लूँ हाँ भाई कि ये टास्क होते हैं, इसके लिए इसमें ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इससे भी अपना जॉब एनालिसिस कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव सा मेथड है। फिर है इंटरव्यू मेथड, कि हम एक एक जने को बुला के पूछे कि भाई आप बताओ क्या क्या टास्क करते हो, आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप ढंग से काम कर पा रहे हो क्या इस क्वालिफ़िकेशन के साथ। तो एक इंटरव्यू मेथड हो गया। एक हो गया क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड क्या बोलता है कि हम सामने वाले को एक फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन बना के देते हो और फिर पूछे कि हाँ आप ये आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है क्या, या फिर ये क्या क्या टास्क इन्वॉल्व है। तो ये एक मेथड होता है जिससे हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। फिर है डेयरी और लॉग मेथड। इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप एक डायरी मेंटेन करो, है ना। डायरी और लॉग मेथड है जिसमें हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कि आप एक डायरी मेंटेन करो एंड एट द एंड आपके जो टास्क होते हैं आप उसमें लिख लो, ठीक है, और उसके बाद हमें वो डायरी दे दो। तो अपन इससे क्या पता लगा रहे हैं कि इससे पता लगा रहे हैं कि भाई उस जॉब के अंदर क्या क्या टास्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे नर्स है तो नर्स के पास बहुत सारे टास्क होते हैं, तो वो पेशेंट चेकअप भी होता है, मेडिकेशन राउंड्स भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। तो अगर वो नर्स यहाँ लिख ले कहीं पे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा पता लगाना। फिर है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ये टेक्निक होती है जब हम एम्प्लॉयज़ का बेस्ट परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस जब देखते हैं कि भाई बेस्ट परफॉर्मेंस करते टाइम इसको क्या क्या टास्क करने पड़े हैं, ठीक है, या फिर पुअर परफॉर्मेंस हुई है तो क्या क्या इसने टास्क नहीं करे हैं। तो जब हम ये उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, ठीक है। फिर है जॉब साइकोग्राफिक मेथड। जॉब साइकोग्राफिक मेथड क्या होता है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या क्या स्किल्स लगती है, साथ में किस हद तक या किस एक्सटेंट तक उस स्किल्स उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फिर है मोशन स्टडी, कि जैसे अपन ने कई सारी स्टडीज़ पढ़ी, जैसे मोशन स्टडी हो गई, फटीग स्टडी हो गई, ठीक है, टाइम स्टडी हो गई। तो इसके थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं कि क्या क्या टास्क होते हैं एक जॉब के अंदर। अब जब अपन ने क्वेश्चनेयर पढ़ा था तो इसके हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चनेयर होते हैं। एक तो होता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होता है कि आपने जो पोजीशन होल्ड कर रखी है उसमें हम 194 आइटम्स के बेसिस पे हम ग्रुप्ड करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन इम्पोर्ट, मेंटल कितना है, वर्क आउटपुट रिलेशनशिप, जॉब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से टास्क पता लगाया जाता है, ठीक है। तो PAQ हेल्प कंपेयर डिफरेंट जॉब्स बाय एनालाइजिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ वर्क्स, जैसे यूज टू वैल्यूएट क्लरिकल वर्सेस टेक्नीशियन जॉब ऑन मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है MPDQ, दैट इज़ इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम क्वेश्चनर है लेकिन हम इसको मैनेजरियल जॉब्स के लिए लेते हैं, फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। तो MPDQ हेल्प डिस्क्राइब एंड इवेल्युएट मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, ठीक है। फिर अपन ने अभी एक मेथड पढ़ा था जॉब साइकोग्राफिक मेथड। जॉब साइकोग्राफिक मेथड में हमने भी क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए और किस एक्सटेंट तक हमें वो स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अ टेक्निक दैट focuses on the psychological characteristics required and to which extent it is required to perform a job successfully. इसमें मेंटल, इमोशनल, पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड बेस्ड हम सारे ट्रेड्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, स्ट्रेस एंड टॉलरेंस। अब जैसे फॉर मैनेजर हमें एप्टीट्यूड सपोज़ ये 50% चाहिए, लीडरशिप हमें 70% चाहिए, कम्युनिकेशन हमें चाहिए कि भाई 100% ही हो, स्ट्रेस टॉलरेंस ठीक है 30% भी चलेगा, डिसीजन मेकिंग हमें चाहिए 80%। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं कि हम एक ग्राफ बना लेते हैं। जॉब साइकोग्राफिक मेथड के अंदर हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय कहाँ स्टैंड कर रहा है ना। तो हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हैं कि हाँ मैनेजर के लिए एप्टीट्यूड 50% होना चाहिए, लीडरशिप 70% होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन के अंदर एप्टीट्यूड 30% है और लीडरशिप 90% है तो फिर अपन उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते हैं या फिर किसी और एम्प्लॉयज़ को ढूंढेंगे जो बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड में मैच करे या फिर उससे ऊपर जाए, ठीक है।
तो ये होता है जॉब साइकोग्राफिक मेथड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसे डेडिकेटेड पूछा है पास्ट में, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ बना के आना है। फिर है इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जॉब एनालिसिस में। अब खुद सोचो एक बात कि जॉब एनालिसिस में बोला है कि आपकी सारे टास्क और ड्यूटीज़ को हम बैठ के लिखेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप एक पूरे जॉब की सारी ड्यूटीज़ लिख पाओ? कितनी डाइवर्स ड्यूटी होती है। आप अगर कैशियर की तो ठीक है, टू एक्सटेंट लिख सकते हो, लेकिन आप मैनेजर की लिख सकते हो? या फिर जिसके बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है टास्क के अंदर, आप उसकी कभी भी सारी जॉब्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक वो सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वेरी कॉस्टली प्रोसेस। फिर बायसेस इन डेटा कलेक्शन कॉम्प्रिहेंशन इफ रिलाइंग ऑन अ सिंगल टेक्निक। अगर हम सपोज लोगों से इंटरव्यू के थ्रू हम इनपुट लेते हैं कि आपकी कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की जनरली आदत होती है बड़ा चढ़ा के बताने की कि मुझे तो ये भी टास्क करना होता है, मुझे ये भी टास्क करना होता है। वो छोटे भी टास्क को एक बड़ा करके बताएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम सिर्फ इंटरव्यू पे स्टक रहे, सिर्फ इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं, तो उससे हमें एक रियल पिक्चर टास्क की नहीं मिल पाती, ठीक है। फिर लैक ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्यों रहता है? क्योंकि वर्कर का रेजिस्टेंस रहता है। वर्कर को ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये टास्क को हमारे एनालाइज कर रहे हैं, क्या पता हमें हमारी सैलरी अब डिक्रीज़ हो जाए या फिर हमें ये कंपनी से निकाल दे। तो ऐसा हमेशा उनके फियर रहता है, तो इसीलिए उनकी कोऑपरेशन नहीं मिल पाती। फिर है जॉब चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तो एक तो वैसे ही एक बार करने में इतना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इसको रेगुलरली अपडेट और करते जाओ। लैक ऑफ ट्रेनिंग टू एनालिस्ट। जो भी ये डेटा इकट्ठा कर रहा है, जो भी एनालिस्ट कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग बहुत सुपीरियर लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बिग ऑर्गेनाइजेशन ही इतना अफोर्ड कर सकती है। और नॉट फॉर जॉब हुज ड्यूटीज़ कैन नॉट बी प्री डिटर्मिन्ड। साथ ही में एक एटीट्यूड आता है, अगर हम हर चीज़ को जैसे जॉब एनालिसिस को करेंगे तो एक एटीट्यूड आ जाता है, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिल्डिंग में आग लग गई या बिल्डिंग में आग ही लग गई, ठीक है, पर अगर मेरी जॉब फिक्स है तो मैं क्या बोलूँगी, यार देखो मेरी तो जॉब एनालिसिस में लिखा ही नहीं हुआ था कि मेरे को तो आग बुझानी है, मैं तो चली, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है जॉब एनालिसिस के अंदर। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल से अपन जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम PYQ के साथ कंक्लूड करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।